में या फिर इंटरफेस में हमें ऑब्जर्व होंगे फर्स्ट, ठीक है। तो जब मैंने बात किया कि हम ऐसे प्रोसेस को डील करने वाले जो कि सरफेस और इंटरफेस में हमें ऑब्जर्व होंगे, तो नेक्स्ट चीज आता है व्हाट इज इंटरफेस एंड व्हाट इज सरफेस, ठीक है। तो जब हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ये सब मैं पहले आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इंटरफेस की बात करता हूँ बच्चा, कोई भी एक ऐसा रीजन जो दो फेजेस को सेपरेट करे, ठीक है। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो कि वो रीजन जहां पर कि दो फेज आए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, ठीक है। अब अगर हमारा इनमें से कोई एक फेज गैस है, मतलब गैस को हम किसी दूसरे फेज से सेपरेट कर रहे हैं, तो हम उसे सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेस और इंटरफेस एक ही चीज है, बस इंटरचेंज आपका जनरल टर्म है। सरफेस आपका क्या हो गया, सरफेस में हमारा जो एक फेज होगा जो दूसरे फेज के साथ इंटरेक्ट जो कर रहा है, उसमें से एक फेज जो होगा दैट इज गैस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इंटरफेस हमारा बेसिकली ऐसा रीजन है जहां पर कि दो कोई से भी फेज हो, ठीक है, वो आएंगे और इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन सरफेस एक ऐसा रीजन है जहां पर कि गैस दूसरे फेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड सरफेस। और हम जनरली सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो हम सरफेस फिनोमेना की बात करेंगे, मतलब वहां पर हमारा जो एक फेस होगा दैट विल बी गैस, ठीक है। तो अभी हमने ये बात किया कि सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। हम ऐसे प्रोसेस को डील करेंगे जो कि सरफेस में हो रहा होगा। उसके बाद हमने बात किया कि इंटरफेस और सरफेस है क्या। सो नेक्स्ट इज द एग्जांपल्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो अगर मैं बात बोलूं, आपसे पूछूं कि मुझे कोई एग्जांपल देना सरफेस केमिस्ट्री का, तो क्या होगा जो अभी तक पढ़ लिया है, जो टॉपिक्स अभी पढ़े ना, जो मैंने पढ़ा है उनमें से कोई बता दो। कोई सरफेस फिनोमेना पढ़ा है आपने अभी तक जो हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग से लेके थर्मो केमिकल काइनेटिक्स सब में कहीं पे कोई ऐसा प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है और वो आपका सरफेस फिनोमेना हो। सो फर्स्ट इज कैटालिसिस, ठीक है। तो कैटालिसिस भी क्या होता है, हमने एंजाइम कैटालिसिस पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपका जो कैटालिसिस है दैट इज द सरफेस फिनोमेना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जो आपके सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम के सबस्ट्रेट में आकर, सॉरी एंजाइम के सरफेस पर आकर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और फिर प्रोडक्ट दे रहे हैं, सही है। सो दैट्स अ सरफेस फिनोमेना। इसके अलावा क्या हो सकता है, एड्सॉर्प्शन। आपने पूरे चैप्टर में एड्सॉर्प्शन ही पढ़ना है। यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री हम बेसिकली किस पे फोकस करेंगे, एड्सॉर्प्शन में, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल इज एड्सॉर्प्शन। थर्ड एग्जांपल हम बोल सकते हैं बच्चा करोजन, ठीक है। करोजन भी आपका सरफेस फिनोमेना होता है। अगर आप देखो, अगर समझो आपके घर में ग्रिल है लोहे का, तो अगर उसमें पेंट लगा हुआ है तो जब तक उसमें पेंट लगा हुआ है तब तक वो प्रोटेक्टेड है। लेकिन एक बार आपका पेंट रिमूव होता है वहां से, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सरफेस एक्सपोज होता है टू द एनवायरमेंट, वहां से आयरन रस्ट करना शुरू कर, ऐसे नहीं कि बीच में से रस्ट कर गया, ठीक है। तो सरफेस में से क्या होगा, सरफेस हटता जाएगा, तो जो नीचे का पार्ट है वो सरफेस बनता जाएगा, वो एक्सपोज होता जाएगा। तो जो करोजन होता है आपका, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। इसके अलावा आप क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, सरफेस फिनोमेना। सो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स का बात की, इसमें से बच्चा एंजाइम कैटालिसिस आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। हमने एड्सॉर्प्शन इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो कुछ लिख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन एंड करोजन एक्सेट्रा, ठीक है, ये हमने बात की।
चलो अब हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो एड्सॉर्प्शन में जाने से पहले हम कुछ एड्सॉर्प्शन के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन। सो व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? बच्चा फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है बच्चा? देखो बच्चा, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपका एक पर्टिकुलर स्पीशी किसी दूसरे स्पीशी के सरफेस में एक्युमुलेट हो जाए, ठीक है, सरफेस में क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, बैठ जाए, उस प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। तो कैटालिसिस भी जो है ना, जो हमने एंजाइम कैटालिसिस पढ़ा था, दैट इज अगेन द केस ऑफ एड्सॉर्प्शन ओनली, ठीक है। एड्सॉर्प्शन एक जनरल टर्म हो गया है, कैटालिसिस इज द एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, ठीक है, यू कैन से। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशी के सरफेस में दूसरा स्पीशी आकर, सरफेस पे बोला है मैंने, में आकर क्या करेगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, एक्युमुलेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर दो स्पीशी है, एक है जो आकर एड्सॉर्ब हो रहा है और एक स्पीशी है जिसके सरफेस में एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो बच्चा वो स्पीशी जिसके सरफेस में एड्सॉर्प्शन होता है उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट हम किसको बोलेंगे, वो सब्सटेंस जिसके सरफेस में क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जो एड्सॉर्बेंट होंगे जिनके सरफेस में आपका एड्सॉर्प्शन आपको दिखेगा, वो या तो सॉलिड होंगे या फिर वो लिक्विड होंगे, ठीक है। गैस कभी भी एड्सॉर्बेंट की तरह वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। अब जो स्पीशी एड्सॉर्ब कर रहा है, मतलब जो दूसरे के सरफेस में जाके एक्युमुलेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट, ठीक है। तो एड्सॉर्बेट क्या हो गया, द सब्सटेंस व्हिच गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। अब बच्चा ये जो एड्सॉर्बेट है, ये आपका सॉलिड हो सकता है, ये आपका लिक्विड हो सकता है, और ये आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो अभी इन तीन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ठीक है।
ये हमने बच्चा 3 टर्म्स और देखिए, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। तो बच्चा जनरली जो हमने केस पढ़ना उसमें एड्सॉर्बेट आपका गैस रहेगा हर बार, ठीक है। ओके, तो बच्चा एक टर्म और होता है, बेसिकली उसके में यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में फर्क होता है। अगर आप एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन देखो तो मैंने क्या लिखवाया आपसे, ऐसा प्रोसेस जहां पर कि सरफेस में स्पीशी एक्युमुलेट हो उसे हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, बल्कि बल्क में नहीं होता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर कि स्पीशी बल्क में जाता है और मतलब बल्क में आपको ज्यादा दिखेगा और सरफेस में वो कम दिखेगा या नेग्लिजिबल दिखेगा। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके बच्चा, तो मुझे इसका और एब्जॉर्प्शन को कोई एग्जांपल दो, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देना मुझे एब्जॉर्प्शन का और एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। ओके, सो देखते हैं। ओके, सो सभी को एग्जांपल पता है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। दो दो बच्चों का मुझे एग्जांपल सही लगा, बाकी सब ने वो सोकिंग ऑफ वाटर बाय स्पॉन्ज, सभी नहीं है एग्जांपल। जो दो बच्चों का मुझे एग्जांपल अच्छा लगा, एक लगा एब्जॉर्प्शन, किसमिस, किसमिस होता है ना, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। और एक ने मुझे बताया गुलाब जामुन इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, दैट इज अगेन गुड एग्जांपल। मतलब मैंने बोला डे टू डे लाइफ में बताना है आपने, ठीक है, तो वो चीज है। बाकी स्पॉन्ज वाला बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप क्लॉथ बोल सकते हो, टॉवल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। टॉवल को पानी में डालोगे तो वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है बच्चा, तो एब्जॉर्प्शन में अगर मैं बोलूं तो एक बच्ची ने एग्जांपल दिया एब्जॉर्प्शन का, दैट इज द सोकिंग ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल। अगर आपने लैब में कभी काम किया होगा तो आप सिलिका जेल को यूज करते हो टू रिमूव द मॉइस्चर, ठीक है। तो उसमें जो सिलिका जेल पानी को रिमूव करता है, दैट इज बाय एब्जॉर्प्शन। वहीं पे अगर आप कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अगर यूज करोगे तो रिमूव वाटर, तो बच्चा वो पानी को रिमूव करेगा बाय एब्जॉर्प्शन। तो ये लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर। सिलिका जेल एब्जॉर्ब करेगा पानी को, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब करता है पानी को, ठीक है। क्योंकि ये तो लैब का एग्जांपल है तो आप पता रखो एज ए इंफॉर्मेशन। बाकी आप एक ने चौक का एग्जांपल दिया, एक बच्चे ने, एक या दो बच्चों ने। बच्चे चौक आपका बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि आपका एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, ठीक है।
हाँ, आप डिपेंड करता है। अगर मैं चौक को इंक में डालता हूँ और तुरंत बाहर निकाल देता हूँ, चौक को डाला और तुरंत बाहर निकाल दिया, अगर आप चौक को तोड़ोगे ना तो अंदर वो स्टिल व्हाइट होगा, ऊपर उसकी जो बाहर से उसकी तोड़ने से पहले उसके ऊपर ब्लू लेयर होगी, लेकिन अंदर तोड़ोगे तो अंदर वो अभी भी व्हाइट ही है। तो कहने का मतलब जो इंक है वो अंदर नहीं गई है, वो ऊपर ही है अभी, ठीक है। सो दैट्स एब्जॉर्प्शन। लेकिन आप उसे काफी लंबे समय तक अगर इंक के अंदर रखोगे और फिर उसे तोड़ोगे तो आपको अंदर भी ब्लू दिखेगा चौक, और ऊपर भी सरफेस में भी ब्लू दिख रहा है, अंदर भी ब्लू दिख रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका इंक का एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जहां पर कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हमें दिखे उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। कोई ऐसा केस जहां पर कि मैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हुए दिखे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन, ठीक है। लिख लो, लिखना चाहते हो, ठीक है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, पर मैं लिख लो तो ठीक है, सॉर्प्शन ही होता है, ठीक है। तो चौक वाला एग्जांपल ठीक है जो एड्सॉर्प्शन के लिए देना चाहते हैं, पर बच्चा चौक आपका सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगा एड्सॉर्प्शन के लिए, क्योंकि अगर इट डिपेंड्स कि आप कितने समय तक चौक को लिक्विड में रख रहे हो, ठीक है, ओके। मतलब चौक में एड्सॉर्प्शन होगा जब तक कि आपका ऊपर ब्लू लेयर दिख रहा है। आप चौक तोड़ते हो तो अंदर व्हाइट है ना, इसी से हमने अंदाजा लगाया कि चौक अभी अंदर नहीं गया है, मतलब सॉरी इंक अभी अंदर नहीं गई है। लेकिन एक बार आपने काफी देर तक उसको रख लिया और उसके बाद आप तोड़ोगे तो चौक अंदर भी आपको ब्लू दिखेगी। इसका मतलब जो इंक है वो पेनिट्रेट करी है, वो अंदर तक गई है, ठीक है। तो अंदर तक जाने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, साथ में कुछ और भी हो रहा है, ठीक है, दैट इज एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो जब हम चौक का एग्जांपल लेते हैं इंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम अगर एब्सॉर्प्शन का एग्जांपल लेते हैं तो हम वही लेते हैं, चौक को इंक में डालो और बाहर निकालो, चौक को इंक में डाला और बाहर निकाल दो, तो बाहर की जो लेयर होती है वहां पे ब्लू दिखता है। तोड़ के कभी देखा है ना, व्हाइट होती है, अंदर से होती कि नहीं होती है। ये बचपन में एग्जाम ये सब किए होंगे, चौक को अगर इंक में डाला होगा तो बाहर से नीली होती है। किसी ने थोड़े देर ज्यादा और रखी है, कभी देखा अंदर भी एक केस में अंदर व्हाइट दिख रही है और केस में अंदर ब्लू दिख रही है, ऐसा कभी देखा है? यस और नो? और नहीं देखा तो करके देखना, दिख जाएगा, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन के केस में सिर्फ आपको सरफेस में ब्लू दिखना चाहिए, अंदर ब्लू नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के केस में सिर्फ अंदर ब्लू दिखना चाहिए, बाहर ब्लू नहीं दिखना चाहिए। और तो इसलिए अगर आप चौक को काफी लंबे समय तक अगर पानी को इंक के अंदर डाल दोगे तो आपको बाहर और अंदर दोनों जगह आपको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर इंक एब्जॉर्ब भी कर रही है ऑन द सरफेस और एब्जॉर्ब भी कर रही है इन द बल्ब। बल्ब का मतलब है जहाँ पे मतलब अंदर जाना, पेनिट्रेट करना, ठीक है, सरफेस में ना रहना। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप सबने मुझे बताई दिए, तो अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है एग्जांपल्स को। तो अब मैं यहाँ पे एक और टर्म लिख रहा हूँ, दैट इज डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन, अच्छा, इट इज द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, सिंपल, इट इज द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ भाई? सीधी सी बात है, एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि एक सरफेस आएगा, सॉरी एक स्पीशी होगा, वो दूसरे के सरफेस में आके एक्युमुलेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। और डिसऑर्प्शन में क्या होगा कि ऑलरेडी एक स्पीशी दूसरे के सरफेस में बैठा हुआ है और अब वो वहां से मूव कर रहा बाहर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन, द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्ब्ड स्पीशी अगर आपका बाहर चले जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो उससे हम बोलते हैं डिसऑर्प्शन। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ टर्म पढ़ लिए, तो बच्चे इसमें एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट को जरूर ध्यान रखना, यही तो बेसिकली यहाँ पे टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट। बाकी एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, डिसऑर्प्शन सबको पता रहता है, ठीक है। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के साथ कंफ्यूजन होता है कि कौन क्या है, ठीक है, पता होता है उसमें भी आइडिया, लेकिन कंफ्यूजन आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रीजन, ठीक है, व्हाई एड्सॉर्प्शन इज अकरिंग और हैपनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज causes of absorption, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि आपका जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्बेंट के ऊपर आके बैठ रहा है, तो
जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो किस नेचर का होना चाहिए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अगर एड्सॉर्प्शन हमें करवाना है, बोलो। इट शुड बी अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो एक चीज क्लियर रखना बच्चा, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान जो फोर्सेस ऑपरेट करती है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। रिपल्सिव फोर्सेस कभी भी एड्सॉर्प्शन को फेवर नहीं करेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होगी एड्सॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, और उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑपरेट कर रही है, अट्रैक्टिव फोर्स जो ऑपरेट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फोर्सेस। तो जो रेसिडुअल फोर्सेस है आपकी, दीज आर अट्रैक्टिव इन नेचर। बच्चा सभी लिख लेना, बीच में अगर नेट चला गया तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है यो। अब अभी हमने बात किया कि जो एड्सॉर्बेंट होंगे, जिनके सरफेस में आके एड्सॉर्बेंट बैठेगा, वो सिर्फ या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे। तो अब बात करते हैं कि सॉलिड के लिए क्या रीजन है जो एड्सॉर्प्शन हो सकता है, और लिक्विड के लिए क्या रीजन है जो एड्सॉर्प्शन हो सकता है। तो देखो सॉलिड के लिए आप सबने बचपन में पढ़ा होगा, इट हैज वैकेंसीज। तो वहां पर आके क्या होते हैं, आपके जो एड्सॉर्बेट है वो आके इंटरेक्ट करते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये चीज पढ़ी है, रीजन पढ़ा है, कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन इन केस ऑफ सॉलिड। अगर सॉलिड एज एड्सॉर्बेंट है तो उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, वो रीजन देगा। इम्बैलेंस फोर्सेस ऑन सरफेस। अच्छा ये केस हम जनरली लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, सॉलिड के लिए नहीं पढ़ते, ठीक है। और बोलो, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही चीज पढ़ी है कि वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल होती है, ठीक है। वो आप इस तरह से डिजाइन भी बनाते हो ऐसे ऐसे करके, ये बना दिया, 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 ये फ्री है, ये फ्री साइड से यहाँ पे आके एड्सॉर्बेंट इंटरेक्ट करेगा। हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चा मैं ये रीजन नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं कुछ अलग रीजन दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक ऊपर से, तो थोड़ा सा मैं अलग रीजन बताऊंगा, है वो भी यही कह रहा है, पर ये वैकेंसीज आप कहाँ से लिए, मतलब किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजन कौन है, हाँ फ्री वैलेंसीज, वही बच्चा, फ्री वैलेंसीज। तो अभी देखो होता क्या है, देखो हम सबको पता है कि जो सॉलिड है, सॉलिड कोई सा भी सॉलिड होगा वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैरी करता है, जो आप सॉलिड्स में पढ़ते हो, सीसीपी, एचसीपी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो समझ लो फॉर अ मोमेंट कि सॉलिड जो उसके पास सीसीपी स्ट्रक्चर है, आप सबने सॉलिड पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है, उसने सीसीपी का स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया हुआ है। अब हम सबको पता है कि बच्चा जो सॉलिड का मॉलिक्यूल होगा, मतलब हर सॉलिड का एक कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। और सीसीपी स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, कितना होता है, सीसीपी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। ये सिर्फ सीसीपी का एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये सबसे कॉमन सीसीपी है, ठीक है। इट इज 12, 4 नहीं होता, 4 नहीं होता, 12 होता है। 4 किसने बोल दिया भाई, ठीक है। तो इट हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12, और हम सबको पता है बच्चा, हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर मोर द स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा मॉलिक्यूल का, उसको सराउंड जितने भी उसके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी स्ट्रक्चर के अंदर। ये हम सबको पता है, यस और नो, है ना। ये इंफॉर्मेशन सबके पास है। तो अभी होता क्या बच्चा, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के जो बल्क में है, 3 डायमेंशन इमेजिन करो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कोई सा भी क्यूब, ठीक है। तो उसके बल्क की अगर मैं बात करूं, बीच में अगर कोई मैं मॉलिक्यूल उठा लूं, बीच में से अंदर हाथ डालूं, बीच में कोई मॉलिक्यूल है, तो उस बीच के मॉलिक्यूल की तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 12 होगी, क्योंकि उसको सराउंड किए होंगे 6 ने, ऊपर से होंगे 3, नीचे से होंगे 3, तो इट हैज 12 सॉलिड्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन बच्चा अगर मैं एक ऐसे मॉलिक्यूल को पकड़ता हूँ, सॉलिड मॉलिक्यूल को, जो कि सरफेस में है ना, सरफेस, अब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, अभी मैंने बल्क की बात की, बल्क में आपके 12 मॉलिक्यूल है, तो इट हैज स्टेबल, इट हैज स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर मैं सरफेस में अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो बच्चा सरफेस का जो मॉलिक्यूल होगा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं सरफेस में जो मॉलिक्यूल, क्या उसके 12 है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट हैज 9 कोऑर्डिनेशन, है ना। क्यों, क्योंकि 6 उसको उसके सरफेस वालों ने कवर किया होगा, 3 नीचे से कवर हुआ होगा,
ऊपर से 3 मिसिंग है क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम है कंपेयर टू मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर विच इज 12। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी कि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने का, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि अगर कोई गैस मॉलिक्यूल उसके सरफेस में आता है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि उसको रिटेन करने का, ठीक है। अब वो रिटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि डेल्टा एच कितना नेगेटिव है, डेल्टा एच कितना जा रहा है, डेल्टा जी ओवरऑल नेगेटिव आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स तो बताएंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। हम यहाँ पे बात करें कि अगर होगा तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो सरफेस में आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉलिड का, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर से कम है। और इस कारण से क्या होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल बाहर से उसकी सरफेस में आता है तो उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगी उसको रिटेन करने की। अब वो उसे रिटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है, इट विल बी डिसाइडेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है उसके, ठीक है। सो हम जो बोलते हैं ना वैकेंसी, वो जो सरफेस में हम डंडे डंडे दिखा देते हैं, ये डंडे डंडे जो ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना, ये नहीं, आप जो दिखाएंगे ये जो डंडे दिखा देते हैं ना, ये वैकेंसीज का मतलब यहाँ पर ये एक चीज है, ठीक है। तभी सोचा कि वैकेंसी ये है क्या, किसके अंदर वैकेंसी आती है ऐसे। तो सिर्फ आपने एन और पी वाले कौन से थे, एन टाइप पी टाइप, ग्रुप 15 में पढ़ते हो, ग्रुप 16 में पढ़ते हो आई थिंक, है ना, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, उनको छोड़कर बाकी तो ऐसी कोई वैकेंसी आती नहीं सॉलिड के अंदर, या इंटरस्टिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो वो चीज है। तो आई होप सॉलिड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं लिखवा दूंगा ये, इसमें लिखाना बहुत है फिलहाल शुरुआत में ना, इसलिए मैं पहले थ्योरी समझा रहा हूँ फिर एक साथ ही लिखूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है। तो मैं पहले लिक्विड का लिखवा दूंगा, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का लिखेंगे। तो बच्चा लिक्विड की बात करते हैं। बच्चा लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या क्या कारण होता है एब्जॉर्प्शन का, कोई मुझे बताएगा? इसके ऊपर भी मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, तो मुझे उसका आंसर बताना। और सबने पढ़ा होगा वो रीजन, ठीक है। बोलो बच्चा, मुझे लिक्विड का कारण बताओ, लिक्विड क्यों एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, उसके मतलब उसके पीछे क्या कारण है एब्जॉर्प्शन दिखाने का, क्यों दिखाएगा, दिखा पाएगा नहीं दिखा पाएगा वो तो थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करेगी, पर जो दिखाएगा भी वो क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा है। हाई कंसंट्रेशन होती है किसकी, अच्छा कंप्लीट लिखो, कंप्लीट, unequal forces at surface, unequal forces at surface, ओके हाँ, unequal forces at surface ये हम पढ़ते हैं हमेशा से, ठीक है। अगर हम बोले नॉट कैविटी, बच्चा कैविटी नहीं, कैविटी एक ऑलटुगेदर अलग चीज हो जाती है, ठीक है, कैविटी की बात नहीं है किधर। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, एक लिक्विड बनाऊं, मैंने एक बीकर लिया लेट्स से, या कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, मैंने ये लिक्विड है, ठीक है। अब बच्चा होगा क्या, अगर मैं ये बल्क है जो नीचे है ना, ये डॉटेड लाइन के जो नीचे, दैट इज बल्क, और जो डॉटेड लाइन है वो सरफेस है। अब बच्चा लिखना मत अभी, ठीक है, अभी अब सुन लो। तो अभी बच्चा समझो मैं कोई मॉलिक्यूल लेता हूँ, बल्क का कोई मॉलिक्यूल पकड़ता हूँ लिक्विड का, तो इसके चारों तरफ लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है, चारों तरफ किसके मॉलिक्यूल है, लिक्विड के ही मॉलिक्यूल है। मतलब इसको चारों तरफ से बराबर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेफ्ट साइड से लग रहा है वही फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उसका राइट साइड से भी है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो बल्क में मॉलिक्यूल है उसके ऊपर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है एज सच, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है सच। लेकिन अगर मैं सरफेस में बात करूं मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो इस सरफेस में क्या होगा, इसको जो बॉटम साइड है, डाउनवर्ड साइड है, यहाँ पर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इसे क्या करेंगे, खींचेंगे, और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल इसको पुल करेंगे। अब आप मुझे एक चीज बताओ बच्चा, लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा कि लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, बोलो। लिक्विड लिक्विड। तो इस कारण से क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर ना सरफेस में जो मॉलिक्यूल बैठ रखा है उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो इम्बैलेंस फोर्सेस उसके ऊपर लग रही है, और वो ज्यादा फोर्स किस साइड लग रही है, डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड। तो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसके ऊपर एक डाउनवर्ड पुल लग रहा है, इसके ऊपर एक
डाउनवर्ड पुल लग रहा है। क्यों? ड्यू टू द इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस, इस तरह से इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल आता है, अगर कोई मॉलिक्यूल इसके ऊपर इसके सरफेस में आता है, लिक्विड के सरफेस में आएगा, तो ये जो इनवर्ड पुल है, ये जो इनवर्ड पुल उसको लग रहा है ना, ये कोशिश करेगा उसको रिटेन करने का, उसको बाहर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जो पुल लग रहा है, जो खिंचाव नीचे की तरफ आ रहा है वो ज्यादा है। तो इस कारण से क्या आएगा, जो भी मॉलिक्यूल अगर इसके सरफेस में आता है तो लिक्विड की टेंडेंसी होगी उसको रिटेन करने की। अब सवाल मेरा ये है, ये तो आ गया आपका इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। सवाल मेरा ये है बच्चा, ये ना मैंने डिस्कस किया है अभी तक, मतलब इसके मैंने ये पॉइंट नहीं बोला, इससे सवाल है बच्चा। हमने बोला इनवर्ड पुल लग रहा है, हमने बोला इनवर्ड पुल लग रहा है, और लिक्विड के सरफेस पेनिट्रेबल नेचर का होता है, इसे पेनिट्रेट किया जा सकता है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चा, मैंने कहीं तो ये नहीं बोल रखा कि जो इनवर्ड पुल लग रहा है वो सिर्फ इतना ही लगेगा कि वो सरफेस में टिकेगा, ये तो मैंने कहीं नहीं बोल रहा। इनवर्ड पुल लग रहा है ना वो, और आपका लिक्विड का नेचर कैसा है, इट इज पेनिट्रेबल इन नेचर। भाई कोई भी चीज अंदर जा सकती है, आप ऊपर डालोगे तो अंदर भी जा सकती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस बिहाफ में डिसाइड कर ली कि वो सरफेस में टिकेगा, नीचे नहीं जाएगा? वही नीचे भी तो जा सकता है, बल्क में भी जा सकता है वो। कहीं हमने बोला, कहीं आपने पढ़ा आज तक कि जो फोर्स ऊपर से, जो इम्बैलेंसिंग फोर्स होती है वो सिर्फ इतनी ही होती है कि वो सरफेस में टिकेगा, वो नीचे नहीं जाएगा? ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा ना, मैंने अभी डिस्कस किया ऐसा कुछ। तो ये हम कैसे बोल दे कि भाई सरफेस पे ही टिकने वाला है, वो नीचे नहीं जाएगा? नीचे भी तो जा सकता है, अगर वो नीचे जाता है तो इट्स नॉट एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन समझ में आया? मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा सभी को? पहले तो क्वेश्चन समझो भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? क्लास रिस्पॉन्स, क्लास में थोड़ा बच्चे भी ज्यादा बैठे हो तुम। अच्छा, वो जो बच्चा आपने सरफेस टेंशन होती है वही पुल है, वो जो पुल लग रहा है वो एक बेसिक एक सिंपल डेफिनेशन पे हमने सरफेस टेंशन की ही बात कर दी उधर, है ना? तो मेरा कारण ही यही था कि सरफेस टेंशन लग रहा है, पुल लग रहा है ना उस पे, तो जो मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है उसके ऊपर जो पुल लगेगा तो उस पुल से तो बल्क में भी जा सकता है। तो हम ये कैसे मान ले कि वो सरफेस में रुकेगा, वो बल्क में नहीं जा सकता, है ना? बल्क में भी जा सकता है और सरफेस में भी रह सकता है। मेरा सवाल ये है, तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि वो सरफेस में रुकने वाला है? मैंने बोला जा सकता है, ठीक है, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपने सरफेस पहले पढ़ा होगा तो आपने वो टॉपिक पक्का पढ़ा होगा, तो मैं उस टॉपिक के टाइम पे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल फॉर अ मोमेंट, क्योंकि मैंने अभी वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, फॉर अ मोमेंट इतना ध्यान रखो कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिंस हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जो फोर्स है ना वो इस हिसाब की है कि मॉलिक्यूल सरफेस में रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हमारा लैंग्वेज भी ओवर हो जाएगा, बीईटी भी ओवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल सरफेस में रुकेगा और कब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल बल्क में जाएगा, ठीक है? ये तब मैं आपको बताऊं। फॉर अ मोमेंट आपने क्या मानना है कि फिलहाल वो बल्क सरफेस में रहेगा, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बल्क में नहीं जाएगा। तो सरफेस में रहेगा या बल्क में जाएगा, दोनों के लिए यही इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस ही ऑपरेट वर्कआउट करती है, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। और भी रीजन आ जाते हैं जिनसे फिर ये डिसाइड होता है कि ये जो इम्बैलेंसिंग ऑफ फोर्स है, ठीक है, इसने तो ये बोल दिया कि वो बल्क वो पुल करेगा, नीचे की तरफ खींचेगा। अब और कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करेगा कि ये सरफेस में रुकेगा कि नीचे जाएगा, ये हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, आपका काम है मुझे इस क्वेश्चन को ध्यान दिलाना, चैप्टर के एंड पे आएगी बात, ठीक है? तो फॉर अ मोमेंट ये मैं सिर्फ क्वेश्चन मैंने सिर्फ बताया आपको कि आप ध्यान रखो कि बाद में मेरे से पूछो, अगर ध्यान रहे तो पूछ सको मेरे से। अच्छा, बल्क में जाने का मतलब ये नहीं होता कि ये बीच में जाना है, यहाँ पे आ जाएगा ना मॉलिक्यूल, यहाँ पर, ये भी बल्क है। जिसने बोला ना कि बल्क में जाने के लिए मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ये भी बल्क ही है। ये पॉइंट मैंने बनाया, ये भी बल्क है कि नहीं है? बोलो, सरफेस के हल्का सा भी नीचे बल्क में आ गए।
ठीक है, वो बीच में जाना नहीं होता, वो तो डायग्राम बनाते हैं बीच में कि आराम से एरो लग जाए और कुछ नहीं। इंट्रायनिक स्पेस ऑफ लिक्विड, नहीं नहीं, चलो चैप्टर खत्म होने तक सोच ढूंढना, अभी लगेंगे 2 क्लास के बाद आएगा वो रीजन इसका, ठीक है। ओके, नहीं, बल्क मींस हाई डेंसिटी नहीं, डेंसिटी एक जैसी रहेगी, बल्क की हो सरफेस की हो, डेंसिटी में फर्क नहीं आएगा, ठीक है तो पानी ना ऊपर हो कि नीचे हो, है तो पानी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो पूरे पानी का डेंसिटी बदल जाएगा। बल्क का मतलब है बच्चा सरफेस के नीचे वाला हिस्सा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, सरफेस के अंदर वाला हिस्सा बल्क हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। बच्चा मुझे रीजन मत दो, मुझे रीजन मत दो अभी, नहीं बच्चा कोई केमिस्ट ऑप्शन नहीं है। केमिस्ट ऑप्शन तो बेसिकली आपका टाइप है ना, तो केमिस्ट ऑप्शन भी अगर होगा तो क्यों होगा, वो क्यों ऊपर रहेगा क्यों नीचे रहेगा, ये सवाल उसमें बन सकता है, तो इसलिए वो छोड़ो अभी, सिर्फ ये क्वेश्चन को ध्यान रखना जिससे कि मैं आपको बाद में बताऊं। ठीक है, तो ये तो हो गया लिक्विड का। अब हम सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं।
कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है। सो बच्चा यहाँ पर हमने अभी देखो हमने बात किया कि पहले हमने डेफिनेशन समझा कि एब्जॉर्बेंट क्या है, एब्जॉर्बेट क्या है, फिर एग्जांपल्स के साथ एग्जांपल्स की बात की एब्जॉर्प्शन का। फिर हमने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन क्यों दिखाएगा, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी मतलब एब्जॉर्प्शन दिखाने की टेंडेंसी जो है वो क्यों आती है, क्यों जनरेट होती है। ठीक है, अब वो होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप एक सॉलिड ले गैस ले सर ये तो हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ हो नहीं रहे, वो नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि जो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं सॉलिड और लिक्विड वो क्यों दिखाएंगे, ठीक है, क्यों उनकी टेंडेंसी होगी किसी भी मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चा हमारा कि जो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा है इनके लिए जो थर्मोडायनेमिक डेटा है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है, वो कैसे कैसे होंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। सीधी सी बात, एंथैल्पी चेंज कैसा होना चाहिए, एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी इट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि बच्चा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इस कारण से क्या होगा, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट है हमारा डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन इज नेगेटिव। ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between absorbent and adsorbate and कहानी खत्म, सिंपल सर। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल अगेन बी नेगेटिव बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रखा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ऑर्डर्ड फॉर्म पे जाएंगी चीजें, इसका मतलब इट इज अगेन नेगेटिव, और रीजन अगेन यही है। तो मैं बार बार पूरी कहानी नहीं लिखने वाला, ठीक है, सेम रीजन। ठीक है, तो अगेन ये हो गया। तो हमने ये बात कर लिया कि डेल्टा एच ये हो गया, डेल्टा एस भी ये हो गया। तो आप मुझे बताओ, तो इन दोनों प्रॉपर्टी से क्या हम ये बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगा, हर कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस होगा डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू से, क्या ये बोल सकते हैं हम लोग? नहीं, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में टेबल पढ़ा था जहां पे हमने डेल्टा जी की वैल्यू को डिसाइड किया था। हमें पता है डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, उस कंडीशन पे प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है, डेल्टा एच इज नेगेटिव बट डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो इस कारण से क्या होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये अंडर किस कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस हो सकता है? फॉर डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, टेम्परेचर शुड बी हाई और लो। ये तो आप लॉजिकली भी मार्क कर सकते हो, नहीं तो वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस वाला टेबल नहीं तो वहां से भी देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में सारा कुछ। इट शुड बी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, टू बी
spontaneous. Delta G adsorption should be negative. Should be negative. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं since delta H is negative and delta S is also negative, therefore low temperature is favorable for adsorption. अब अच्छा ये लो टेम्परेचर कितना लो होगा, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट. लो का मतलब जीरो नहीं होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो लो कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट. हो गया. तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कि कब हमारा किस टेम्परेचर की कंडीशन पे हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन सकता है. ठीक है. ओके. तो हमने ये भी बात कर लिया. अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज जैसे कि. तो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन. तो फर्स्ट तो अभी हमने देख ही लिया है. हाँ, अट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हो रहा है. चलो, तो पहला फैक्टर हम ऑलरेडी देख चुके, दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर में क्या बोल रहे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे एड्सॉर्प्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन एड्सॉर्प्शन. शॉर्ट में हमने इसको, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रेशर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस. इसी को ही पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, इसी फैक्टर के ऊपर पूरा चैप्टर प्रेशर के ऊपर. ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. ऐसे ऐसे ना मार्क करो, ठीक है. ऐसे ऐसे करते हो ना आप, डिजाइन मार्क करते हैं, ऐसे मार्क कर लेना. ठीक है. तो अभी प्रेशर से क्या होगा, अभी देखो हमने एंजाइम ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है. अभी होता है क्या बच्चा, कोई भी एड्सॉर्बेंट होगा, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझो कोई भी एड्सॉर्बेंट है हमारे पास. इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक फाइनाइट नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स है. ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट नंबर होती है, फाइनाइट नंबर होता है. ठीक है. एक पर्टिकुलर नंबर होता है एड्सॉर्प्शन साइट का. समझो मेरे पास एड्सॉर्बेंट है, उसके ऊपर 1000 एड्सॉर्प्शन साइट्स अवेलेबल है. तो अभी क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि मैं गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि गैस का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेगा तो प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज करेगा. तो बच्चा मैंने एड्सॉर्बेंट लिया जिसके ऊपर 1000 एड्सॉर्प्शन साइट्स अवेलेबल है. अब मैंने ऊपर से क्या किया, गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने लगा. मतलब मैंने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज के गैस का. तो प्रेशर इंक्रीज करने से मुझे क्या एब्जॉर्ब हुआ भाई, पहले एक मॉलिक्यूल आएगा इधर, है ना. पहले समझो मैंने 5 मोल इंट्रोड्यूस किए थे, तो 5 साइट्स कवर्ड होंगी. फिर मैंने 5 किया, उसे 15 कर दिया, तो अभी 15 साइट्स कवर्ड हो गई. तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरा जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ रहा है. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो साइट्स कवर्ड हो रही है वो ज्यादा हो रही है. पहले से 5 साइट्स कवर्ड थी, अब 15 साइट्स कवर्ड हो जाएंगी. अब मैं 20-25 कर दूंगा तो 25 साइट्स कवर्ड हो जाएंगी, 100 कर दूंगा तो 100 साइट्स कवर्ड हो जाएंगी. तो कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत में हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है. पर अब कब तक,
जब तक कि सारे साइड्स कवर्ड ना हो जाए। मतलब अगर समझो 1000 साइड्स कवर्ड हो गई हमारी, अब अगर आप ऊपर से प्रेशर इंक्रीज कर देते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर देते हो, क्या एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा? अगर आपकी सारी साइड्स कवर्ड है और उसके बाद अगर आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स या प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज कर देते हो, तो क्या हमारा एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इट विल बी कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया। अब इतना ध्यान रखना मुझे, यहाँ पे एक पॉइंट बता दूं, ये जो मैं पूरी कहानी लिखी है ये सिर्फ उस टाइप के एड्सॉर्प्शन के लिए जो मोनोलेयर टाइप की होगी। मोनोलेयर का मतलब क्या होता है? एक साइड के ऊपर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा। ठीक है, सो ये पूरी कहानी जो है ये स्ट्रिक्टली फॉर मोनोलेयर है, स्ट्रिक्टली फॉर मोनोलेयर। आप इसे लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हो, हमने बाद में देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है आपके। पूरी कहानी आपकी मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन के लिए एप्लीकेबल है कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मोनोलेयर के लिए बात करता हूँ, ठीक है, तो मोनोलेयर में प्लॉट कुछ ऐसा आएगा। ये दिस इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। दिस इज प्रेशर। तो क्या होगा? इंक्रीज कांस्टेंट। बच्चा मत करो अभी, एक बच्चा कांस्टेंट और यहाँ कुछ, ठीक है। सो बच्चा ये आपका मोनोलेयर का है, ये मोनोलेयर का है, ठीक है। और हम इसे लैंगर भी बोल सकते हैं, लैंगर एड्सॉर्प्शन, लैंगर एड्सॉर्प्शन। तो मोनोलेयर का मतलब क्या बच्चा? सभी को क्लियर हो रहा है? मोनोलेयर का मतलब समझो हमारे पास ऐसी साइड्स है, ये ठीक है, ये जो डिप्रेशन है ना, दीज आर साइड्स। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक साइड में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल कवर्ड होगा, एक ही मॉलिक्यूल। दिस इज मोनोलेयर, दिस इज मोनोलेयर, ये मोनोलेयर।
तो जो हमने बोला ना कांस्टेंट हो जाएगी वो मोनोलेयर के लिए हो जाएगी, लेकिन मल्टी लेयर में ऐसा नहीं होता। लेकिन मल्टी लेयर पे ऐसा नहीं होता। मल्टी लेयर में क्या होगा आप खुद देखो। मल्टी लेयर में क्या टेंडेंसी है, समझो आपकी सारी साइड्स कवर्ड होगी, फॉर अ मोमेंट मान लो कि सारी साइड्स कवर्ड हो गई, तो जब मल्टी लेयर, यहाँ पे चांसेस है कि मल्टी लेयर भी हो सकता है। तो मल्टी लेयर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर भी एक मॉलिक्यूल बैठ सकता है, उसके ऊपर भी एक मॉलिक्यूल बैठ सकता है। तो क्या अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो कांस्टेंट हो जाएगा क्या एब्जॉर्प्शन? बोलो बच्चा। मल्टी लेयर के केस, मल्टी लेयर का ऐसा केस है ऐसा, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ इसी टाइप का, डिप्रेशन टाइप का। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, ये मल्टी लेयर का केस है। ओके हाँ, तो अब मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ तो जिससे कि मैं आपको मल्टी लेयर का केस समझा दूँ क्या है। देखो मल्टी लेयर में क्या हो रहा है, ये हमारे पास ऐसा कुछ है। तो मल्टी लेयर क्या बोलता है, ये समझो एक एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठ रखे, समझो यहाँ एक भी नहीं बैठा, समझ लो ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर भी एक आ जाए, एक और आ जाए, एक और आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर एक ही है, हो सकता है इसके ऊपर भाई 3 आ जाए या भाई 5 आ जाए, जितने बना। सो दिस इज मल्टी लेयर, दिस इज मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर में समझो अगर सारी साइड्स कवर्ड हो भी जाती है तो क्या प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद उसके बाद चांसेस नहीं बढ़ने का? बिल्कुल बढ़ने का चांस है। तो ये मल्टी लेयर के लिए जो स्टेटमेंट मैंने दी वो मल्टी लेयर के लिए नहीं होती है, ठीक है। मल्टी लेयर के लिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रेशर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेगा। हाँ, एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद आपका क्या बोलते हैं मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन भी आपका कांस्टेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, पर वो प्रेशर कुछ और होता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं प्लॉट बनाना चाहूँ, एक सिंपल सा प्लॉट अगर मैं बनाऊं मल्टी लेयर का, तो मैं मल्टी लेयर का आपको दिखा देता हूँ। तो मल्टी लेयर में प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा। मैं सिर्फ एक केस दिखा रहा हूँ मल्टी लेयर का, एक्सटेंट ऑफ रेडियस और प्रेशर। तो देखो ऐसे हुआ, समझ लो हमने मान लिया सारे साइड्स पहले कवर्ड हो रही है, तो पहले सारी साइड्स कवर्ड हो जाएंगी, तो ये ऐसे आगे फिर ऐसे, ये कांस्टेंट नहीं गई, जैसे सारी साइड्स कवर्ड हुई तुरंत आपका बढ़ने लगा। तो दिस इज मल्टी लेयर, दिस इज मल्टी लेयर एंड दिस मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन इज गिवन बाय BET थियरी, ठीक है, ब्राउनर एमएट टेलर थियरी। ये चीज को ध्यान रखना। तो जो हम बोलते हैं कांस्टेंट हो जाता है दैट इज स्ट्रिक्टली फॉर मोनो लेयर, मल्टी लेयर पे ऐसा कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। अब हम प्रेशर में ये वाले केस की ज्यादातर लिखते हैं मोनो लेयर वाला, क्योंकि लैंग्वेज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन हमारे लिए, मैं अगर बोलूँ तो अगर आपके 15 क्वेश्चन अगर समझो पूछे गए ना तो उसमें से 10 क्वेश्चन लैंग्वेज के ही है। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हर कोई यही बोलेगा लैंग्वेज एटलीस्ट पढ़ कर जाना, लैंग्वेज स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, हो गया। सो अभी हमने ये बोल दिया कि प्रेशर किस तरह से इफेक्ट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतने ज्यादा उसके ऊपर साइड्स आ जाएंगे, एब्जॉर्प्शन साइड्स अवेलेबल होंगे, मतलब उतना ज्यादा आपका क्या दिखेगा, एब्जॉर्प्शन दिखेगा, ठीक है। बच्चा ग्राफ सिर्फ अभी ड्रॉ कर लो, अभी मैंने समझाया उसमें कुछ है ही नहीं, बस मैंने इतना बोला कि उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। आपने बीटी पढ़ना है, बीटी के टाइम पे मैं आपको प्लॉट बताऊंगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट में क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, हायर द सरफेस एरिया of adsorbent, greater is the number of adsorption site. Therefore adsorption increases. इसी कारण से बच्चा लैब में आप एक्टिवेटेड चारकोल देखते हो, है ना, चारकोल होता है ना, वो फाइन पाउडर की फॉर्म पे लिया जाता है, वो कभी चंक पे नहीं लिया जाता, गट्ठा नहीं लिया जाता उसका, ठीक है।
वो हमेशा फाइन पाउडर पे क्यों लिया जाता है? क्योंकि फाइन पाउडर का पाउडर्ड फॉर्म का जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू चंक। चंक का मतलब है एक पीस ले लिया आपने, उठा लिया एक पीस पूरा, ठीक है। इस कारण से पाउडर फॉर्म पे लेते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म पे क्या होगा, आपका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर जो एक्टिव साइट्स होंगी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकता है वो भी बढ़ जाएंगी, और अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट, अब देखो बच्चा, हमने बोला कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब अट्रैक्शन डेवलप होगा बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। अब आप मुझे एक चीज बताओ बच्चा, एब्जॉर्बेट को मैं गैस मान रहा हूँ, ठीक है, मैं गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो बच्चा किस टाइप की गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एब्जॉर्बेंट के साथ? हीलियम का कि कार्बन डाइऑक्साइड का? एक नॉर्मल जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अभी तक जो पीछे पड़ रखा है, जो आपके पास ऑलरेडी पहले से इंफॉर्मेशन है, उसके बिहाफ में मुझे बताओ, आपको क्या लगता है CO2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद एब्जॉर्बेंट ज्यादा होना चाहिए कि हीलियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद एब्जॉर्बेंट ज्यादा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बोलो बोलो बच्चा। देखो अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, अगर मैं केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो भाई वहाँ पे तो आपका सीधा सीधा बात हो जाएगी कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है दोनों के बीच में, तो वो ऑल टुगेदर एक अलग चीज है, ठीक है, वहाँ पे तो रिएक्टिविटी के बिहाफ में बात होगा। लेकिन बच्चा दूसरा होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने लिखवाना है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, फिजिकल केमिकल। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो हमारा फोर्स ऑपरेट करते हैं बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, दैट इज वॉन डेर वाल इन नेचर। और हमें पता है बच्चा, वॉन डेर वाल फोर्सेस आपकी प्रोपोर्शनल होती है मास के, जितनी भारी गैस होगी उतना ज्यादा वॉन डेर वाल फोर्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो CO2 है वो ज्यादा वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगी देन हीलियम, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम कुछ 2-3 तरीके से देख सकते हैं, भारी गैस, दूसरा अगर कोई ऐसी गैस, अगर आप भारीपन नहीं डिसाइड कर पा रहे तो आप ये देख लो कि दोनों में से जल्दी कौन लिक्विफाई हो सकता है, क्योंकि जो जल्दी लिक्विफाई हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है ना। हीलियम को लिक्विफाई करना काफी मुश्किल है कंपेयर टू अदर गैस, क्योंकि उसके अंदर जो वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेट की बात करूं, द गैस विच हैज strong van der Waal forces of attraction absorb more easily than other gases. I hope सभी van der Waal gases के van der Waal force of attraction के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। higher the mass, higher the van der Waal forces, ठीक, या larger the size, stronger is the van der Waal forces। तो जिस किसी भी बिहाफ में आपने डिसाइड करना कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा ये हम यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्पेशली आपको जो ध्यान रखना दैट इज प्रेशर। प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। on the basis of force of attraction. तो बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी मैंने आपसे बोला कि होता क्या है कि आपका जो एब्जॉर्बेंट है और एब्जॉर्बेंट है, एक फोर्स हमेशा ऑपरेट करते हैं किसी भी दो बॉडी के बीच में, दैट इज वॉन डेर वाल, ठीक है।
तो एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में या तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट कर सकती है या फिर केमिकल फोर्सेस ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। तो इस बिहाफ में कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट कर रही है कि केमिकल फोर्सेस ऑपरेट कर रही है, हमने एड्सॉर्प्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज कॉल्ड फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। इस एड्सॉर्प्शन के अंदर जो एड्सॉर्बेंट होता है और जो एड्सॉर्बेट होता है उसके बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट करती है। और सेकंड इज केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। इस एड्सॉर्प्शन के अंदर जो फोर्सेस ऑपरेट करती है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, दैट इज केमिकल इन नेचर, केमिकल फोर्सेस, आप बोल सकते हो कोवेलेंट फोर्सेस आपकी ऑपरेट करती है, ठीक है। बस ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे आंसर आप मुझे खुद बता सकते हो क्योंकि आपने काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स पढ़ रखी है। It is physical adsorption and second is chemical adsorption. The first, van der Waals forces. I hope समझ में आ रहा होगा, मैं सिर्फ ब्रीफ में लिख रहा हूँ। These are weak forces. इसमें केमिकल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग। अब केमिकल की जगह कोवेलेंट लिख लो, क्योंकि केमिकल से क्या आप कंफ्यूज ना कर जाओ और कोई फोर्स मत ले लेना, या फिर कोई आयंस भी आने वाले। स्ट्रॉन्ग। तो हमें ये पता है कि भाई इसके बीच में कम फोर्स है, इसके बीच में ज्यादा फोर्स है। तो पहला सवाल बच्चा मेरा ये है, आप मुझे बताओ इन दोनों में जो डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन होगा वो किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? किस केस में ज्यादा एनर्जी आपको इवॉल्व आउट होते हुए दिखेगी? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जहां पर है कि जहां पर कोवेलेंट फोर्सेस है? केमिकल एड्सॉर्प्शन में, है ना भाई। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा आपका एनर्जी इवॉल्व आउट होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डेल्टा एच एडीएस इज लो, तो जहाँ पर हम बोल सकते हैं वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 किलो जूल पर मोल के आसपास रहेगी। अब भाई कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डेल्टा एच एडीएस इज हाई, यहाँ पर जो वैल्यू जाती है वो कम से कम 100-150 के आसपास जाती है। तो रेंज आप इस तरह से लिख लो, तो ये हो गया डन। चलो अब अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं आपसे कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से किस केस का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा? एक्टिवेशन जो बैरियर होता है ना वो हाई होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन का कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन? किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए? बैरियर। इट शुड बी केमिकल, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑपरेट कर रही है वीक फोर्सेस के बिहाफ में, तो वो फोर्स तो किसी भी कभी भी हमारी लग जाएगी, ठीक है। तो बैरियर काफी स्मॉल होता है, तो इतना ध्यान रखना फिजिकल एड्सॉर्प्शन का जो बैरियर होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही लो। तो कहने का मतलब कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपको बहुत लो टेम्परेचर में भी ऑब्जर्व हो सकती है और एक ठीक ठाक टेम्परेचर में ऑब्जर्व हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? थर्ड, EA is negligible, ठीक है। EA is high। अब नेक्स्ट, अब मैंने सिंस आपने मुझे EA की इंफॉर्मेशन दे दी है तो मैं जानना चाहता हूं कि रिलेटिवली दोनों में से कौन लो टेम्परेचर में फेवर करेगा? रिलेटिवली लो टेम्परेचर में कौन फेवर करने वाला है? फिजिकल।
ओके, सो इट इज फिजिकल. केमिसॉर्प्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो हाई होगी कंपेयर टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन से. हमने ये लिखा है, मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया आपको. ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पर हमने क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब फोर्थ पॉइंट में इट फेवर्स एट लो टेम्परेचर, रिलेटिवली एट लो टेम्परेचर. ठीक है, एंड इट फेवर्स एट हाई टेम्परेचर. इट फेवर्स एट हाई टेम्परेचर रिलेटिवली, ऑब्वियसली फिजिकल एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में. हो गया. अब मुझे एक और चीज बताओ बच्चा. चलिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ. बच्चा फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपको हर बॉडी के बीच में मिलता है, हर बॉडी के बीच में. इसलिए बच्चा अगर मल्टीलेयर की बात आती है तो मल्टीलेयर एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पर दिख सकता है. ठीक है, और यहाँ पर ज्यादातर आपको मोनोलेयर दिखेगा. मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा. ठीक है, मतलब सिर्फ अगर केमिकल एब्जॉर्प्शन ही प्रेजेंट रखना है तो आपको मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन जनरली दिखेगा. लेकिन अगर आप केमिकल के साथ साथ वॉन्डरबल फोर्सेस भी आपके इन्वॉल्व है तो वहां पे आपको मल्टीलेयर दिख सकता है. ठीक है, तो अगर वॉन्डरबॉल आ जाए तो मल्टीलेयर पे जाएगी चीजें पक्का. या पीटी में भी देखो. तो यहाँ पर हमने ये कुछ केसेस देखे फिजिकल का और केमिकल का. तो बच्चा मेरा एक सवाल है, देखो कई बार ना एक इस तरीके से सवाल आ सकता है. मैंने कहीं देखा था एक सवाल, उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ध्यान रखना. टेम्परेचर किस तरह से चेंज करेगा. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन घट जाएगा. ये हमारा क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो अभी सवाल इस तरह से आ सकता है कि भाई मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ, सुन लेना, कि आप क्या कर रहे हो, आप एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में विच इज लो, आपको एब्जॉर्प्शन हाई दिख रहा है. और फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाने लगे आप, और उसके बाद आपने क्या देखा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करने लग गया. आपने फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया और फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपने देखा कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है फिर इंक्रीज किया ड्रास्टिकली, और फिर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके बाद हमें दिखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फिर एब्जॉर्प्शन नीचे जा रहा है. मतलब ये एक पीक सी चल रही है कुछ ऐसे, ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए. ठीक है, तो यहाँ पर वो पूछेंगे हो क्या रहा है, अगर पूछते हैं तो. ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस टाइप की एब्जॉर्प्शन हो रही है. तो सीधी सी बात है बच्चा, जब आपने शुरुआत में लो टेम्परेचर लिया और आपने एब्जॉर्प्शन कैरी आउट किया और आपको एब्जॉर्प्शन ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब है वहां पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन. अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन गिरने लगी. दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एब्जॉर्प्शन गिरता है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, गिरने लगा. आपने टेम्परेचर फर्दर बढ़ाया तो अभी टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन का बैरियर था अब मॉलिक्यूल उसको भी क्रॉस कर पा रहे. और इस कारण से हमें क्या दिख गया, अब जो नेक्स्ट आपका सेकंड जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज ड्यू टू केमिकल एब्जॉर्प्शन. और उसके बाद जब आप फर्दर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो केमिकल एब्जॉर्प्शन भी गिरने लगेगा. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका प्रोसेस चलता है, पहले आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन दिख रहा है और फिर एक टाइम के बाद आपको केमिकल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो इस कारण से पूरा आपको कहानी दिख रही है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज. तो जब इंक्रीज आ रहा है पहला, वहां पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन. जो पहला डिक्रीज आ रहा है दैट इज द डिक्रीज ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन. और फिर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इंक्रीज जो है दैट इज द इंक्रीज ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन. और फिर जो डिक्रीज आ रहा है दैट इज द डिक्रीज ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन. ये चीज समझ में आया. तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, मूव कर रही है फ्रॉम फिजिकल टू केमिकल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सो ये हमने डिफरेंस देख लिया बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल. तो बच्चे एज अ इंफॉर्मेशन ही है. ओके, सो नेक्स्ट इज प्लॉट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. प्लॉट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन.
तो अब इतना ध्यान रखना बच्चा, प्लॉट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में ना हम बेसिकली 3 वेरिएबल्स को के बीच में प्लॉट घुमाएंगे, मतलब 2-2 करके। तो वो वेरिएबल कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विच इज थीटा। तो थीटा का अलग मतलब है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे टेम्परेचर का, प्रेशर का और थीटा का। इन 3 के बीच में प्लॉट बनने वाले हैं 2-2 करके। तो लेट्स से पहला प्लॉट है आपका आइसोथर्म। तो पहला हम बना रहे दैट इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम सबको पता है बच्चा आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। First thing, and it's a plot of theta versus pressure. अब बच्चे ये प्लॉट हम पहले बना चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा कुछ नहीं कि नया प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 प्लॉट दिखा रहा हूँ मल्टी लेयर और मोनो लेयर के लिए। तो मोनो लेयर का प्लॉट ये रहा, पहले बना चुके बच्चों, तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इधर कुछ भी। थीटा और पी, ये प्लॉट कैसा बनेगा? दूसरा प्लॉट ये रहा, थीटा और पी, ये भी मैं बना चुका हूँ, ये प्लॉट, ठीक है। सो दिस इज मोनो लेयर एंड दिस इज मल्टी लेयर। नेक्स्ट, सेकंड इज आइसोबार, ठीक है। सेकंड इज, अच्छा इतना ध्यान रखना बच्चा, मैंने मल्टी लेयर का सिर्फ एक केस दिखाया आपको, मल्टी लेयर का सिर्फ एक प्लॉट बताया, वैसे उसके 2-3 प्लॉट होते हैं, उसमें से सिर्फ एक प्लॉट मैंने बना के दिखा दी। सिर्फ मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ दोनों प्लॉट में, और कुछ नहीं। यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट इज कैसा मार्क किया हमने? फर्स्ट, सेकंड, ओके। तो सेकंड इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। एड्सॉर्प्शन आइसोबार, तो आइसोबार का हमें मतलब पता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। So it's a plot of theta versus temperature. Plot of theta versus temperature. ये चीज ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट केस फर्स्ट केस ये चीज ध्यान रखो। अब बच्चे देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें ना 2 प्लॉट बनते हैं, एक प्लॉट बनता है फिजिकल के लिए, एक बनता है केमिकल के लिए। तो मैं अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं फिजिकल के लिए बना देता हूँ। अच्छा, फिजिकल की तो एनर्जी बैरियर नेग्लिजिबल है ना। फिजिकल का तो एनर्जी बैरियर नेग्लिजिबल है, कहने का मतलब जिस भी टेम्परेचर से आप शुरू करोगे तो आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन दिखेगा जिस भी टेम्परेचर में, क्योंकि वहाँ पे बैरियर का कोई इश्यू नहीं है। तो इसका मतलब अगर फिजिकल आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर, और उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा? फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज करने लगेगा। तो ये प्लॉट जो आप जनरली पढ़ते हो, ये वाला, ये जो प्लॉट आप पढ़ते हो ऐसे करके, दिस इज फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दिस इज फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आपका बैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बैरियर का उसके ऊपर रोल ही नहीं है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाएगा? आपका बैरियर आएगा। तो आप मुझे बताओ, पहले तो आपका दिखेगा ही नहीं, अगर किसी लो टेम्परेचर में बात करते हो तो केमिकल एब्जॉर्प्शन दिखेगा नहीं, क्योंकि बैरियर क्रॉस ही नहीं हो पाएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे धीरे धीरे करके, तो क्या होगा? पहले पहले आपके कुछ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। और फिर वो मैक्सिमम होने के बाद, एक बार वो मैक्सिमम पहुंच गया, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो डिक्रीज करने लगेगा ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इस केस में प्लॉट कैसे जाता है? कुछ ऐसे,
ठीक है, ये थोड़ा सा वैसा हो गया ये पॉइंट ऐसे, ठीक है। सो दिस इज केमिकल एब्जॉर्प्शन, दिस इज केमिकल। ये चीज ध्यान रखना, दोनों के प्लॉट अलग अलग होते, एक नहीं होते। अभी समझ में आ रहा है ना इसका इंक्रीज क्यों आया? अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों प्लॉट में डिफरेंस क्यों है, तो आप क्या बोल सकते हो? भाई केमिकल एब्जॉर्प्शन के केस में जो इन्वॉल्वमेंट है, वो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है, आप बोल सकते हो डेल्टा एच एडीएस एंड ईए कॉन्ट्रीब्यूट्स इस केस में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ डेल्टा एच एडीएस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमें पता है ना डेल्टा एच एडीएस के कारण क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन घट रहा था। तो इस केस में तो सिर्फ डेल्टा एच एडीएस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, बिकॉज ये है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट हमें डिक्रीज दिख रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो इंक्रीज आ रहा है दैट इज ड्यू टू ईए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल ने बैरियर को क्रॉस करना शुरू किया, और एक बार वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाने लगा, उसके बाद जो डिक्रीज आ रहा है दैट इज ड्यू टू डेल्टा एच एडीएस, दैट इज ड्यू टू नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है सभी को ये दोनों प्लॉट? बोलो बच्चा, सभी को ये दोनों प्लॉट क्लियर है? Okay, so next is third point, plot of temperature versus pressure. बेटा एक मिनट रुक जाओगे। So third is, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोटियर। ये वर्ड ध्यान रखना, आइसोटियर का इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आइसोटियर। आइसोटियर का मतलब है थीटा इज कांस्टेंट और एब्जॉर्प्शन इज कांस्टेंट। थीटा इज कांस्टेंट मतलब जो आपका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको आपने फिक्स कर दिया कि भाई अभी एब्जॉर्प्शन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए, इसकी वैल्यू इतनी रहनी चाहिए। तो आपका जो प्लॉट है टेम्परेचर और प्रेशर का, वो कैसे वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कैसा है। तो ये प्लॉट कैसा आता है बेसिकली, अगर आप इधर देखो, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज प्रेशर। अब आप देखो, फॉर अ मोमेंट मान लो बच्चों, फॉर अ मोमेंट मान लो कि मैं टेम्परेचर को टच ही नहीं कर रहा, या चलो टेम्परेचर को टच नहीं कर रहा, मैं प्रेशर बढ़ा फॉर अ मोमेंट, ये शुरुआत के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, हमने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने से बच्चा थीटा तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को छोड़ दो, टेम्परेचर को भूल जाओ फॉर अ मोमेंट। तो प्रेशर बढ़ाया हमने, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, थीटा बढ़ेगा, पर हम तो चाहते हैं थीटा शुड बी कांस्टेंट। तो अगर मुझे थीटा को कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर में क्या चेंज करें, मतलब थीटा बढ़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि घट के फिर से कांस्टेंट पे आ जाए। तो अगर मुझे थीटा को डिक्रीज करना है तो टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज की डिक्रीज, बोलो इंक्रीज। ये चीज समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो बच्चा, फॉर अ मोमेंट मान लो अभी कांस्टेंट वाली केस छोड़ दो, ठीक है, हमने प्रेशर इंक्रीज किया। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ बच्चा तो थीटा बढ़ेगा, हम सबको पता है, मतलब बढ़ने लग गया। पर मैं चाहता हूँ कि थीटा की वैल्यू पहली जैसी रहे, तो मतलब अभी मेरी जो वैल्यू बढ़ी मुझे तो घटाना है, तो उसको घटाने के लिए मुझे टेम्परेचर में कैसा चेंज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे थीटा को कांस्टेंट रखना है और अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ उस वक्त, तो थीटा को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे टेम्परेचर को भी साथ साथ बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्लॉट आएगा वो कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो बच्चे ये सब आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोथर्म्स की। जनरल है, जनरल है, ये मैंने जनरल प्लॉट बनाया,
हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ाने, अगर थीटा को कांस्टेंट रखना है तो प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। देखो बच्चा, मैंने ये बोला अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा ना, पर हम चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन रहे कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो बड़ी हुई वैल्यू उसको घटाना पड़ेगा। उसको घटाने के टेम्परेचर को कैसे चेंज करें, उसको बढ़ाएं। कहने का मतलब अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं और मुझे थीटा कांस्टेंट रखना है तो मुझे टेम्परेचर को भी साथ में बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर थीटा कांस्टेंट के टाइम पे प्रोपोर्शनल दिखेंगे, ठीक है सिस्टम। ओके बच्चा, सो यहाँ से यहाँ तक आपका बेसिक पार्ट था जिसमें हमने डेफिनेशन पार्ट, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, कॉजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स, प्लॉट्स, ये सब देखे, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन देख लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है हमारे आइसोथर्म्स, ठीक है, जो एक एक करके हम देखेंगे। तो बेसिकली हमने 3 पढ़ने हैं। फर्स्ट इज फ्रेंडलिच, जिसकी कोई जरूरत, मतलब जो बहुत ही बेसिक है, जो 5 मिनट का टॉपिक है, बेसिकली 5 से 10 मिनट का। उसके बाद हमने देखना लैंगम्यूर। लैंगम्यूर आपका काफी बड़ा टॉपिक है, मतलब उसको डिटेल में देखना हमने पूरा, उसके साथ क्वेश्चंस भी करने हैं। उसके बाद हमने बीटी देखना। बीटी भी आपका लेंथी है, लेकिन बच्चा बीटी में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेरिवेशन पार्ट स्किप करूं, थ्योरी समझाऊं और फिर प्लॉट में बात करें, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट में वापस स्किप करूंगा, तो मैं बीटी की थ्योरी बात करूंगा और उसके सारे प्लॉट्स और इक्वेशंस की हम बात करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज रिप्रेजेंट है। तो थियरी जो अगर आपको समझ में आ जाएगी बीटी की, तो एक्सप्रेशंस में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो फर्स्ट इज फ्रेंडलिच। अच्छा, मल्टी लेयर वाला ग्राफ में मैंने बोल दिया था उसे वही छोड़ दो, उसे वही छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है अभी। मल्टी लेयर आपने बीटी में पढ़ना है, तो बीटी का मैंने बोला ना कि मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा और ग्राफ समझाऊंगा, तो मैं तब उसके बारे में पूरा पूरा बात करूंगा। अभी मैंने सिर्फ उसको प्लॉट बना के छोड़ दिया, ठीक है। अभी मैंने मोनोलेयर के बारे में भी कुछ डिस्कस नहीं किया, तो मोनोलेयर का आपने इसमें पढ़ना है, लैंग्वेज में, जो अगला आएगा इसके बाद। अगर टाइम बचा तो आज ही शुरू हो जाएगा लैंग्वेज, तो बचेगा टाइम, ठीक है। चलो, तो दिस इज फ्रेंडलिच आइसोथर्म। बच्चा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इवन तो ये इतना इसे स्टडी नहीं करता, कहीं तो उसे छोड़ ही देते हैं ऐसे, मतलब बिना पढ़ाई चल जाओगे। ओके, तो बच्चा फ्रेंडलिच ने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो प्रेशर के साथ वेरी करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसलिए मैंने पहले फ्रेंडलिच आइसोथर्म लिखा था, ठीक है, पर उसमें मैंने मिटाया क्योंकि इनका ऐसा कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। बनाते एक प्लॉट, लेकिन आइसोथर्म के बिहाफ में प्लॉट अवेलेबल नहीं था आइसोथर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ते हैं हम लोग इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्रेंडलिच ने क्या किया, फ्रेंडलिच बेसिकली उन्होंने यू कैन से वो पहले साइंटिस्टों में थे जिन्होंने एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रिलेशन प्रेशर के साथ दिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रॉब्लम क्या था उस एम्पेरिकल रिलेशन का, कि उन्होंने उसके पीछे कारण नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों फॉलो करेगा, ठीक है। ये जो रिलेशन मैंने दिया है किस बिहाफ में दिया, इसके बारे में वो बिल्कुल साइलेंट थे। उन्होंने बोला कि ये ऐसे वर्कआउट करेगा, बस। अब सिंस एक्सप्लेनेशन नहीं थी, डिटेल में नहीं थी चीजें, तो इसलिए फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है। इसके बाद आपका लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आया, जिन्होंने डिटेल में अपने पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए, डिटेल में अपनी डेरिवेशन प्रोवाइड की, और उसी के हेल्प से फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो भी एक्सप्लेन हो गया। तो इसीलिए लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो फ्रेंडलिच ने क्या किया,
तो उन्होंने ये रिलेशन दे दिया, x by m है जिस k p 1 by ये एक रिलेशन देके उन्होंने खत्म कर दी कहानी। ठीक है, यहाँ पे जो x by m है दैट इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। इसमें इतना ध्यान रखना, जो x दैट इज मास ऑफ एडसॉर्बिंग, और जो m है दैट इज मास ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, उसके बाद बच्चा k और n, p तो पता ही आपको, प्रेशर और गैस को तो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो k और n है वो कांस्टेंट होते हैं और उनकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपका एडसॉर्बेंट कौन है और एडसॉर्बेंट कौन है। ठीक है, सो k and n आर कांस्टेंट्स। And depends on the nature of बच्चा। उन्होंने क्या बोला, स्पेस, हाँ, इन्होंने बोला कि जो n की वैल्यू है ये आपकी 1 से ज्यादा है, इसका मतलब जो 1 by n हुआ वो क्या हो गया, लेस। इस चीज को ध्यान रखना कि जो p की पावर है वो 1 से कम है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, अगर p की पावर 1 से कम हुई तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर n का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो जो x by m और p का रिलेशन है वो डायरेक्टली और इनवर्सली, इनवर्सली 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 ओके। अगर बच्चा आप इनवर्सली बोल दोगे तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, इट इज डायरेक्टली। अब इट कैन बी इनवर्सली, n की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो इसका मतलब n 1 by n आपका 1 से छोटा है भले, पर है तो पॉजिटिव, ये तो मानोगे, क्योंकि n आपका पॉजिटिव है तो 1 by n भी पॉजिटिव होगा। तो मान लो 1 by n हो गया आपका 0.8, है ना, 1 by n हो गया आपका 0.8, तो ये हो गया x by m इज इक्वल टू k p रेज टू 0.8। तो है तो प्रोपोर्शनली अभी भी, पर लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। लीनियरली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, जितना प्रेशर पे इंक्रीज आएगा उतना ही आपका इस पे भी इंक्रीज आ जाएगा, किसमें, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। यहाँ से हमें क्या पता लगता है, ये जो n की वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि x by m जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन, वो ये कहता है कि जो x by m है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, लेकिन लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितना चेंज आप प्रेशर पे लेकर आओगे उतना चेंज आपका x by m पे नहीं आएगा, उससे कम चेंज आएगा। ठीक है, अगर समझो p की पावर 1 होती तो हम क्या बोलते, प्रेशर को डबल करोगे तो x by m भी डबल हो जाएगा। ये तो होता ना, p की पावर अगर 1 होती तो मैं क्या बोलता, p को डबल किया x by m डबल हो गया, p को 3 गुना किया x by m भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि k तो कांस्टेंट है। यस तो नो? अगर समझो 1 by n की वैल्यू मोर देन 1 होती, मतलब p स्क्वायर होता, तो फिर हम क्या बोलते कि p को हमने डबल किया, x by n आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। वही ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट लग गया, ऑर्डर में जो पढ़ते थे आप काइनेटिक्स में। प्रेशर को अगर मैं डबल करूंगा, p स्क्वायर होता, तो अगर p स्क्वायर होता तब, तो प्रेशर को डबल किया तो x by m 4 टाइम्स हो गया, मतलब प्रेशर पे जितना चेंज आ रहा है उससे ज्यादा चेंज किसमें आ रहा है, x by m। पर अगर 1 by n की वैल्यू 1 से कम है, जो बोला गया है, जो है एक्चुअली में, तो अभी क्या होगा, अभी भी प्रेशर बढ़ाने पर x by m बढ़ेगा, पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए, मतलब जितना प्रेशर बढ़ा। जैसे कि 0.5 ऑर्डर के लिए होता था, 0.5 ऑर्डर में आप क्या करते थे, कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाते थे, तब जाकर रेट आपका दुगना होता था। R इज इक्वल टू K A रेज़ टू 0.5 है ना, ऐसे कुछ रिलेशन है कि नहीं, ये उसी फॉर्म का।
हमेशा ध्यान रखो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन 1 से कम है तो वो स्टिल प्रोपोर्शनल होगा, पर मतलब क्या कहेगा वो कि जितना आप x पे बढ़ा रहे हो, मतलब यहाँ पे p है वो x, जितना आप x को बढ़ा रहे हो उतना ज्यादा चेंज y पे नहीं आएगा, बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा। मतलब डबल किया आपने तो दूसरी साइड आपको 1.5 का इंक्रीज आ सकता है, 1.6 का इंक्रीज आ सकता है, लेकिन 2 टाइम्स का इंक्रीज नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं स्टेटमेंट में दे देता हूँ। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हमें दिख रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होने पर एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा, ऐसा क्यों आ रहा है? इसके बारे में फ्रेंडलिच ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, वो शांत है। तो इसीलिए फ्रेंडलिच ज्यादा डिस्कस्ड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं दी। तो यहाँ पर बच्चा एक हम प्लॉट बना सकते हैं, दैट इज प्लॉट ऑफ, इसके ऊपर सवाल आ जाता है log x by m वर्सेस log, ठीक है। हम सबको पता है x by m हमारा k p 1 by m, तो अगर मैं log x by m कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log। देखो तो हमारे पास इसका मतलब प्लॉट कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, दिस इज log x by m, दिस इज log p, और जो प्लॉट आएगा वो कुछ आपका ऐसा है। तो बच्चा स्लोप अभी भी आपका पॉजिटिव है, 1 by n is less than 1 but it's a positive quantity, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो 1 by n की जो वैल्यू आती है वो 0 to 1 लाई करती है, 0 to 1, इसका मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव है आपका, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेंडलिस्ट था, छोटा सा टॉपिक। इसके बाद बच्चा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लैंग्वेज, इसको पढ़ते हुए बहुत टाइम हो जाएगा या कुछ तो हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे डबल ट्रिपल टिक जितना करना है चैप्टर के लिए कर। ठीक है बच्चे, लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हम आइडियल एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी हम बोलते हैं, इसको ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चा हमारा जो लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसको बेसिकली हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक हम बोलते हैं नॉन डिसोशिएटिव लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, जो ज्यादा मतलब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन डिसोशिएटिव लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और एक होती है आपकी डिसोशिएटिव लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इन दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे हम पढ़ेंगे वैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो जो पहला हम जो पढ़ने वाले दैट इज नॉन डिसोशिएटिव,
डिसोशिएटिव, LAI, ठीक है, लैंगमुर एडसॉर्प्शन। तो अभी जो मैं पोस्टुलेट्स आपको दूंगा भाई वो सबके लिए सेम रहेंगे, डिसोशिएटिव हो कि नॉन डिसोशिएटिव हो, पर पहले हमने इसको डिटेल में पढ़ना क्योंकि डेरिवेशन इसकी पढ़नी हमने पहले, तो इसलिए मैंने पहले हेडिंग इसकी लिखी। अब बच्चा लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है तो क्लियर हो गया। यहाँ पर भी हमें क्या पढ़ना है, हम एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का वेरिएशन विद प्रेशर पढ़ेंगे एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सीधी सी बात है, लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर हमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, सभी में नॉन डिसोशिएटिव हो या डिसोशिएटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, वेरिएशन अब एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल कवरेज लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शनल कवरेज। जो मैंने पीछे थीटा लिखा था ना, थीटा, उसे हम फ्रैक्शनल कवरेज कहते हैं, मुझे ध्यान रखना। विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। सो दिस इज द थिंग व्हिच वी विल स्टडी, ठीक है, इन लैंगमुर एडसॉर्प्शन। अब अच्छा, लैंगमुर ने कहा क्या, इन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो पहली चीज, जो सरफेस होगा एड्सॉर्बेंट का, इसको हम स्मूथ मानेंगे, ठीक है, इट विल बी कंप्लीटली स्मूथ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी सरफेस होता है, अगर आप अपने आसपास ही देख लो, किसी भी जीने को देख लेना, ठीक है, जो फ्लोरिंग हो रखी है, आपकी जो फ्लोर है उसमें देख लो, टाइल्स वाइल्स लगी है तो उसमें मार्बल लगी तो उसमें पत्थर लगा तो उसमें क्या वो सरफेस स्मूथ है या सन, उसमें क्रैक्स है, कई क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, स्मूथ है वो, स्मूथ या सन? ओके, फर्स्ट थिंग बच्चा, दे आर नॉट स्मूथ। जब मैं स्मूथ की बात कर रहा हूँ, मींस 100% स्मूथ। अगर कोई 100% स्मूथ सरफेस होगा ना बच्चा, वहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं होगी। अगर आप उसके ऊपर चलने लग जाओगे तो चलते ही जाओगे, रुक नहीं पाओगे, अनलेस अंटिल कोई कोलिजन ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस आप बनाओगे उतना कम फ्रिक्शन लगेगा, उतना कम, इसलिए आप वो उतना, क्या बोलते हो, आइस स्केटिंग होती है, वो आइस हॉकी होती है ना, जो उसमें आप देखा करो वो बड़े स्मूथली चलते प्लेयर, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है काफी ज्यादा स्मूथ क्या होता है, इस कारण से उसमें जो फ्रिक्शन लगता है काफी कम लगता है, ठीक है। आप जो झूला झूलते, स्लाइड वाला, जो बचपन में झूला झूलते थे स्लाइडिंग वाला, उसे भी देखना काफी स्मूथ बनाते हैं उसको, घिस घिस के बहुत स्मूथ बनाया होता है, उसमें पत्थर वत्थर डाले होते बीच में, जिससे कि आप बिना किसी दिक्कत के स्लाइड कर जाओ। इतना ध्यान रखना, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना उसमें कम फ्रिक्शन होगा। तो बच्चा, जो आप नेकेड आई से देख रहे हो, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखों से क्रैक्स नहीं दिखते। क्रैक्स का मतलब दरारें नहीं है, जो दीवार में दरारें आ जाती है बड़ी बड़ी, वो क्रैक्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की डायमेंशन आपका 10⁻⁻15 का होता है, एटम्स का। तो क्रैक्स भी उससे थोड़ा सा ज्यादा डायमेंशन की होती है, पर इतनी छोटी होती है कि नेकेड आई से हमें ऑब्जर्व नहीं होती। फर्स्ट थिंग, तो कोई भी सरफेस आपका स्मूथ नहीं होता है, सब सरफेस के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, क्रैक्स है। हाँ, ये हो सकता है रिलेटिवली कोई ज्यादा स्मूथ, कोई कम स्मूथ होगा, पर 100% स्मूथ कोई नहीं। जैसे कि टाइल्स आपकी ज्यादा स्मूथ होती है कंपेयर टू मार्बल, तब तो टाइल्स में जल्दी फिसलता बंदा है ना, बच्चों को देखा करो टाइल्स में बहुत गिरते छोटे बच्चे, लेकिन वही पत्थर के ऊपर नहीं गिरेंगे, पत्थर मतलब जो आपका मार्बल जो आप बना लगाते हो घर पे, उस पे नहीं गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है, वो स्मूथ सरफेस वो कम है, ये उससे ज्यादा स्मूथ है, पर 100% नहीं है, क्योंकि 100% होगा तो आपको हल्का सा पुश के आप चाहते ही जाओगे जब तक दीवार से ना टकरा जाए, ऐसा तो कहीं होता नहीं है, ठीक है, या फिर अपनी तरफ से फोर्स ना लगाओ। तो पहली चीज बच्चा, कोई भी सरफेस आपका स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इनका जो पोस्टुलेट था उसमें जो पहला पॉइंट था, उन्होंने यही बोला कि जो एब्जॉर्बेंट होंगे उनके सरफेस को हम कंप्लीटली स्मूथ मानेंगे, मतलब कोई क्रैक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हम उन्हें कंप्लीटली स्मूथ मानेंगे। सेकेंड, उन्होंने ये बोला कि जो एब्जॉर्बेंट है
उनके पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट्स होंगी, जिनको उन्होंने एक्टिव साइट्स बोला। एड्सॉर्प्शन साइट्स को उन्होंने क्या बोला? एक्टिव साइट्स। तो उन्होंने बोला कि एड्सॉर्बेंट के ऊपर कुछ ही नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स अवेलेबल होगी, और सिर्फ इन्हीं एक्टिव साइट्स के ऊपर क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। तो सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो एड्सॉर्प्शन होगा वो मोनोलेयर नेचर का होगा, मतलब एक साइट के ऊपर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आके बैठेगा, 2 या 3 आकर नहीं बैठेंगे। ठीक है। चौथा उन्होंने ये बोला कि जो मॉलिक्यूल एडजेसेंट साइट में बैठ रखे हैं, अगल बगल की साइट में बैठ रखे, वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। उनका इंटरेक्शन जो होगा अपनी साइट के साथ होगा, बाकी बगल वाला मॉलिक्यूल उसके अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट नहीं करने वाला। तो इस कारण से उन्होंने क्या, उनका कहने का मतलब क्या था कि इसका मतलब जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा हर साइट का, वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा। ये मॉलिक्यूल सेम है और साइट का शेप सेम है, नेचर सेम है। तो जब एक ही सेम टाइप के मॉलिक्यूल सेम टाइप के साइट के ऊपर बैठेंगे तो हमेशा डेल्टा एस तो सेम ही निकलेगा ना। फर्क कब आ जाता? फर्क तब आ जाता जब ये इंटरेक्ट कर रहे होते। समझो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं ये इंटरेक्शन कर रहे हो, तो समझो पहले कुछ भी नहीं था, तो ये आया, इसने डेल्टा एच एडीएस दिया। अब जब ये यहाँ आएगा कोई दूसरा मॉलिक्यूल, अगर ये आपस में इंटरेक्ट करते तो ये इंटरेक्शन और इसकी इंटरेक्शन डेल्टा एच एडीएस में इफेक्ट करती है ना। डेल्टा एच एडीएस ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं। तो कहने का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पे भी बैठे, उनका जो डेल्टा एच एडीएस आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि जो एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजेस करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। ठीक है। तो ये उनके सारे पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट्स थे, जो डिसोशिएटिव एज वेल एज नॉन डिसोशिएटिव लैंगुएर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के साथ वर्कआउट होते हैं। तो मैं अभी पोस्टुलेट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स लिखना शुरू करो। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। जैसे इस तरह से देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा। G + S
तो बच्चा इसके जो के को रेट कांस्टेंट को मैं के लिख रहा हूँ, एड्सॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, डिसॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो जी है ये है फ्री गैस मॉलिक्यूल, फ्री गैस मॉलिक्यूल, अब उसमें कोई इशू नहीं है। दिस इज एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। और ये बच्चा एड्सॉर्ब्ड गैस, एड्सॉर्ब्ड गैस, ठीक है। सो इस टाइप की आपकी कुछ रिएक्ट जो कुछ प्रोसेस जो इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं एक डायग्राम से आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, जी एस क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में सीधा वही से स्टार्ट करेंगे। हो गया, चलो। अब यहाँ पर देखो बच्चा, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ के ए बाई के टी, इट्स एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इस इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ जी एस, कंसंट्रेशन ऑफ जी, कंसंट्रेशन ऑफ एस, ठीक है। तो के को ध्यान रखना, के इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, और इसकी यूनिट होती है पर यूनिट, ठीक है। चलो बच्चा, अभी मैं डायग्राम वाला पार्ट नहीं बता रहा हूँ, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और मेरी 1 घंटे बाद फिर क्लास है, ठीक है। तो मुझे बंद करके फिर दूसरा सेटिंग करना है और रेस्ट भी करना है थोड़ा सा। तो अभी मैं आपको 3-4 मिनट पहले फ्री कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला पार्ट और मोस्ट प्रोबेबली बीटी खत्म करेंगे। तो मान के चलो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपका, मतलब 2 लेक्चर में और 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलो, तो बच्चा आज मुझसे कोई डाउट मत पूछना, ठीक है। जो भी डाउट हो लिख लो, रखो अपने पास, और मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास क्लास के बीच में गैप काफी कम है। क्लास तो आज इतना काफी।